अर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग अपने इस क्लास में बात करना स्टार्ट कर रहे हैं कि तुलनात्मक राजनीति विज्ञान के सवाल को आप हल कैसे करेंगे। जितने भी विद्यार्थी ऑनलाइन के हैं या ऑफलाइन के हैं, उन्होंने तुलनात्मक राजनीति विज्ञान का पूरा क्लास कर लिया है। अब आज के इस क्लास में हम इस बात पर डिस्कशन करना चाहते हैं कि जिस बात का आपने अध्ययन किया कि तुलनात्मक राजनीति विज्ञान क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है, उसका डेवलपमेंट कैसे है, उसके विभिन्न उपागम कौन कौन से हैं और उसकी मुख्य विषय वस्तु क्या है, जिसका डिटेल्स में आपने अध्ययन किया है। आज से हम लोग उसी श्रृंखला में बात करना स्टार्ट कर रहे हैं कि अब आप अपने तुलनात्मक राजनीति विज्ञान के अध्ययन को पुख्ता बनाने के लिए तुलनात्मक राजनीति विज्ञान के ऊपर यूजीसी नेट में, पीजीटी में या जेआईसी में या किसी भी अन्य एग्ज़ाम में आए हुए सवालों के साथ साथ आप उन सवालों को कैसे हल करेंगे, उसको कैसे याद करेंगे। आज का हमारा क्लास इसी बात पर आधारित है। आपको एक बात मालूम है कि तुलनात्मक राजनीति विज्ञान का प्रारंभ होता है अरस्तु के राजनीतिक दर्शन से, क्योंकि अरस्तु के द्वारा अध्ययन किया गया था 158 या उससे अधिक के नगर राज्यों के संविधानों का। जब उसका अध्ययन किया गया, तुलना की गई, तो तुलना और अध्ययन के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कानून का शासन ही सर्वोत्तम शासन है और शासन सत्ता मध्यम वर्ग के हाथ में अगर निहित हो तो वह शासन प्रणाली स्थिर बनी रहती है। इस बात का जिक्र किया। इसके साथ साथ तुलनात्मक राजनीति विज्ञान का पदार्पण उनके द्वारा इसलिए भी माना जाता है कि उनके द्वारा जिस क्रांति विषय का अवधारणा का प्रतिपादन किया गया है, वह क्रांति विषय का अवधारणा भी उसी तुलनात्मक पद्धति के ऊपर आधारित है। तुलनात्मक राजनीति विज्ञान का प्रारंभ क्यों होता है, आपके जहन में यह बात आई होगी। तुलनात्मक राजनीति विज्ञान का प्रारंभ इसलिए हुआ क्योंकि इसके पूर्व तक केवल पश्चिमी यूरोपीय अध्ययन के आधार पर राजनीति विज्ञान के निष्कर्ष को निकालने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध होता है और द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत नव स्वतंत्र देशों का उदय हुआ, उपनिवेशवाद खत्म होने लगता है, साम्राज्यवाद टूटने लगता है, तब ऐसी स्थिति में नए स्वतंत्र देशों का उदय होने पर वहाँ की शासन प्रणाली, वहाँ की सरकारों का भी अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। इसी अध्ययन के लिए अब आवश्यक हुआ कि न केवल यूरोपियन देशों का अध्ययन करके कोई निष्कर्ष निकाला जाए, न केवल विकसित देशों के आधार पर निष्कर्ष को निकालकर राजनीति विज्ञान की व्याख्या की जाए, बल्कि इस बात की भी आवश्यकता हुई कि अब अगर राजनीति विज्ञान के अध्ययन को व्यापक बनाना है, सार्वभौमिक बनाना है, तो आवश्यकता है इस बात की कि हम ऐसे देशों का भी अध्ययन करें जो अभी अभी नव स्वतंत्र होकर के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के ही समान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अनेक अन्य नए देशों का उदय हुआ। तो आवश्यक हुआ कि उनकी तुलना करने के उपरांत ही निष्कर्ष के रूप में किसी भी सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाए। इसी बात को ध्यान में रख करके तुलनात्मक राजनीति विज्ञान का उदय होता है। बट यह बात आपने अपने रेगुलर क्लास में कर लिया है, चाहे ऑनलाइन का विद्यार्थी है या ऑफलाइन का विद्यार्थी है, आपने डिटेल्स में पूरा अध्ययन किया है। बट डिटेल्स में अध्ययन करने के उपरांत जब तक आप इसका अभ्यास नहीं करते हैं, जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आए हुए सवालों और वस्तुनिष्ठ सवालों के ऊपर प्रैक्टिस करने के द्वारा ही इसको आप पुख्ता और पक्का बना सकते हैं। इसलिए आज से हम लोग अपने इस श्रृंखला के अंतर्गत इसी की बात करना स्टार्ट कर रहे हैं कि तुलनात्मक राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आप किस प्रकार से आप सवालों को हल करेंगे, अर्थात तुलनात्मक राजनीति के आप प्रश्नों को हल कैसे करें। तुलनात्मक राजनीति के आप प्रश्नों को तुलनात्मक राजनीति के प्रश्नों को हल कैसे करें,
प्रश्नों को हल कैसे करें, इसी बात पर आधारित है हमारा यह क्लास। इस बात को आप देखने का प्रयास करें कि किस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको मालूम, आपकी जहन में इसका अध्ययन करने से पूर्व यह मालूम होना चाहिए कि तुलनात्मक राजनीति का आखिर आशय क्या होता है। तुलनात्मक राजनीति के आशय पर दो बातें हैं, एक परंपरागत बात है, एक परंपरागत बात आता है और दूसरा आता है इसमें आधुनिक दृष्टिकोण से। परंपरागत में केवल इस बात को माना गया कि अगर तुलनात्मक अध्ययन करना है तो संविधान का, सरकार का और कानून का, दो या दो से अधिक संविधानों का, दो या दो से अधिक सरकारों का या दो से अधिक देशों के कानूनों का अगर तुलना करके किसी भी निष्कर्ष को निकाला जाता है तो उसको हम तुलनात्मक राजनीति विज्ञान कहते हैं। ये परंपरावादी दृष्टिकोण था। आधुनिक दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है कि यह केवल इसी बात का अध्ययन नहीं करता है कि किस प्रकार से संविधान का, कानून का और सरकारों का अध्ययन किया जाए, बल्कि यह इस बात पर भी बल देता है कि वहाँ की संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था और उस संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले एक या अधिक कारकों का, सामाजिक, आर्थिक या अन्य सांस्कृतिक कारकों का भी अध्ययन करें जो उसको प्रभावित करते हैं। तो यह एक प्रकार का व्यापक दृष्टिकोण माना जाता है। हमको सवाल देखे जो पूछा गया, तो आपको सवाल यह पूछा गया, सबसे पहला सवाल है कि तुलनात्मक राजनीति विज्ञान, तुलनात्मक राजनीति विज्ञान, तुलनात्मक राजनीति विज्ञान में, तुलनात्मक राजनीति विज्ञान के विकास में किस आंदोलन की भूमिका, किस आंदोलन की भूमिका निर्णायक रही, किस आंदोलन की भूमिका निर्णायक रही। आपको यह सवाल पूछा गया तो आपको बात मालूम होना चाहिए कि इस तुलनात्मक राजनीति विज्ञान में कौन सा आंदोलन रहा जिसने सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। अनेक प्रकार का विकल्प आपको दिया गया होगा। फ्रांसीसी आंदोलन था, अमेरिकन क्रांति थी या गौरवपूर्ण क्रांति था, या आपको दिया होगा एक लास्ट विकल्प जिसको कहते हैं व्यवहारवादी आंदोलन। व्यवहारवादी आंदोलन इसलिए आपको याद करना है, तुलनात्मक राजनीति विज्ञान में एक ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण आंदोलन है और उस आंदोलन का नाम है व्यवहारवादी आंदोलन। व्यवहारवादी आंदोलन के द्वारा तुलनात्मक राजनीति विज्ञान के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किया गया। लेकिन आपको इस संदर्भ में जब इस बात का आप अध्ययन कर रहे हैं या सवालों को आप हल कर रहे हैं, आपको यह मिल गया, आपने इसको याद कर लिया, लेकिन इसके साथ साथ अब आपको यह बात भी याद करना है कि लगे हाथ में तो व्यवहारवादी आंदोलन का अर्थ क्या है, व्यवहारवाद के प्रणेता या इसका जन्मदाता कौन सा है, व्यवहारवाद का आखिर उद्देश्य क्या है, व्यवहारवाद की कमी क्या है और इसके पश्चात इसके द्वारा उत्तर व्यवहारवाद का विकास किस प्रकार से हुआ। इतनी बातें बहुत क्विक आपको अपने जहन में लाना है। खाली आपके अंतःस्थल में
अगर यह बात आता है कि तुलनात्मक राजनीति विज्ञान के लिए आपको व्यवहारवादी आंदोलन को समझना है, और व्यवहारवादी आंदोलन को समझने के लिए इसका अर्थ क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका प्रणेता कौन सा है, इसका उद्देश्य क्या है, इसमें कमियां क्या रह गई, और इसी के परिणाम स्वरूप, इसी के सुधार के परिणाम स्वरूप आखिर उत्तर व्यवहारवाद कौन आया, इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही। ऐसे अनेक सवालों को आपको तत्काल अपने माइंड में सेट कर लेना है, तो आपको बार बार याद करना नहीं पड़ेगा। इसलिए तुलनात्मक राजनीति में केवल एक महत्वपूर्ण आंदोलन है जो आपके एग्जाम में हर समय पूछा जाता है, तो उसको कहते हैं व्यवहारवादी आंदोलन। जबकि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत स्वतंत्रता, समानता और न्याय की अवधारणा के अंतर्गत फ्रांसीसी क्रांति आता है, अमेरिकन क्रांति आता है और गौरवपूर्ण क्रांति आता है। गौरवपूर्ण आंदोलन होता है 1688 में, अमेरिकन क्रांति होती है 1776 में और फ्रांसीसी क्रांति होती है 1789 ईस्वी में। तो ऐसी क्रांतियों ने राजनीति विज्ञान को प्रभावित किया। बट यहाँ पर सवाल हमारा आया है कि तुलनात्मक राजनीति विज्ञान के विकास में किस आंदोलन की भूमिका महत्वपूर्ण रही। तो तुलनात्मक राजनीति विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रही है व्यवहारवादी आंदोलन की, और व्यवहारवादी आंदोलन का प्रारंभ होता है द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात। यह सवाल भी आपको आया, यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसका प्रारंभ हुआ, और यह इस बात पर आधारित था कि राजनीति विज्ञान के निष्कर्ष को प्राकृतिक विज्ञान के समान, राजनीति विज्ञान के निष्कर्ष को प्राकृतिक विज्ञान के समान, प्राकृतिक विज्ञान के समान सार्वभौमिक एवं सर्वव्यापक बनाना चाहिए, सर्वव्यापक बनाना चाहिए। यह इस बात पर आधारित रहा, यह इसका उद्देश्य रहा, इसी बात पर आधारित रहा। चार्ल्स मेरियम को इसका बौद्धिक जन्मदाता कहते हैं। हमको सवाल आएगा कि इसके बौद्धिक जन्मदाता कौन है। इसके बौद्धिक जन्मदाता, बट इस पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य किया था डेविड ईस्टन ने। डेविड ईस्टन के द्वारा राजनीति विज्ञान के लिए, राजनीति विज्ञान के स्थान पर राजनीतिक व्यवस्था शब्द का प्रयोग किया गया। आपको अगर यह सवाल आता है कि राजनीति विज्ञान की जगह पर राजनीतिक व्यवस्था शब्द का प्रयोग किसने किया है, तो आपको बतलाना है कि यह प्रयोग किया है डेविड ईस्टन के द्वारा। और डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद के कई तत्व बतलाए, और इन तत्वों के ही आधार पर इसका निष्कर्ष निकाला गया। यह राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया, बट यहाँ पर इसकी प्रतिक्रिया हुई, और इसी के परिणाम स्वरूप उत्तर व्यवहारवाद का जन्म होता है। और इस उत्तर व्यवहारवाद के प्रणेता माने जाते हैं, प्रणेता भी इसके हैं डेविड ईस्टन। और यह उत्तर व्यवहारवाद इस बात पर आधारित है जिसको कहते हैं मूल्य सापेक्षता एवं प्रासंगिकता। यह दो मुख्य तत्वों पर आधारित रहा। आपको यह दो बातें याद रखना है आपके एग्ज़ाम के लिए,
क्योंकि इस कड़ी के अंतर्गत हम लोग बात केवल उसी की कर रहे हैं जो एकदम आपके एग्ज़ाम के लिहाज से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए आप वही बातें आप पढ़ें, बार बार पढ़ें जो एग्ज़ाम में आपको पूछा जाएगा। तो यह बात आपने पढ़ा, हमको अगर यह सवाल आता है कि तुलनात्मक राजनीति विज्ञान के विकास में किस आंदोलन की भूमिका महत्वपूर्ण रही, तो आपको बतलाना है व्यवहारवादी आंदोलन की। और व्यवहारवादी आंदोलन का विकास कब होता है? द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात। अगला सवाल इसमें आपको यह आया कि तुलनात्मक राजनीति विज्ञान, आपको यह सवाल पूछा गया कि तुलनात्मक राजनीति विज्ञान सरकार के किस अंग का अध्ययन करता है? क्या यह अध्ययन करता है केवल कार्यपालिका का? आपको सवाल यह पूछा कि यह अध्ययन करता है केवल कार्यपालिका का, या यह अध्ययन करता है विधायिका का, या यह अध्ययन करता है न्यायपालिका का, या यह अध्ययन करता है इनमें से सभी का? तो आपको क्या लगाना है? आपको उत्तर में क्या लगाएंगे? सभी। तुलनात्मक के लिए आवश्यक है, आपने इस बात को पहले ही पढ़ रखा है कि तुलनात्मक का अर्थ होता है दो या दो से अधिक तत्वों, शाखाओं या सरकार के अंग और कानूनों का आपस में तुलना करके अध्ययन निकालना। तुलनात्मक राजनीति विज्ञान का अध्ययन दार्शनिक वैज्ञानिक यह तुलनात्मक राजनीति विज्ञान का अध्ययन वास्तव में इसका अध्ययन आपको यह आएगा कि यह असीमित होता है या यह व्यापक होता है। तो क्या लगाएंगे? यह व्यापक होता है। इसमें कई तत्व अपने आप सम्मिलित रहते हैं, जिसको वैज्ञानिक भी कहते हैं, जिसको दार्शनिक भी कहा जाता है, और जिसको व्यावहारिक भी कहा जाता है। तो यहाँ पर भी ये आएगा, तो आपको लगाना है कि उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तुलनात्मक राजनीति विज्ञान का अध्ययन एक व्यापक अध्ययन है और इसमें सभी बातों का अध्ययन किया जाता है। आपको आएगा तुलनात्मक राजनीति विज्ञान के समस्याओं का अध्ययन किसने किया? तुलनात्मक राजनीति विज्ञान की तुलनात्मक राजनीति विज्ञान के समस्याओं का अध्ययन किसने किया है? किसने किया? आपको आया जी.के. रॉबर्ट्स। आपको पहला अल्टरनेट आया, उसके बाद आपको आया आमंड, इसके बाद आया डेविडस्टन, इसके बाद आया हैटिंगटन। तो क्या लगाना है इसमें? आपको A, B, C और D ये 4 अल्टरनेट पूछे गए। जी.के. रॉबर्ट्स, आमंड, स्टन और हैटिंगटन। तो क्या लगाना है? जी.के. रॉबर्ट्स इसका सही उत्तर होगा। तुलनात्मक राजनीति विज्ञान के समस्याओं का अध्ययन करने का कार्य, तुलनात्मक राजनीति विज्ञान के समस्याओं का अध्ययन करके इसका समस्याओं का वर्गीकरण करने का कार्य, वर्गीकरण करने का कार्य अगर किया है, तो वह काम किया है
किसने जीके रॉबर्ट्स के द्वारा यह कार्य किया गया। जीके रॉबर्ट्स के द्वारा इस कार्य को किया गया। देखिए, हमको अगर यह सवाल आया कि तुलनात्मक राजनीति विज्ञान की समस्याओं का वर्गीकरण किसने किया है, समस्याओं का वर्गीकरण किया है किसने, जीके रॉबर्ट्स ने। जीके रॉबर्ट्स के द्वारा तुलनात्मक राजनीति विज्ञान की समस्याओं का वर्गीकरण किया गया। वैज्ञानिक स्वरूप, राजनीति शास्त्र को वैज्ञानिक स्वरूप देने का में किसका योगदान रहा है, तुलनात्मक राजनीति विज्ञान को, तुलनात्मक राजनीति विज्ञान ही राजनीति विज्ञान के वह शाखा है जिसने राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक स्वरूप देने का प्रयास किया। आपको अल्टरनेट के रूप में यह सवाल पूछा गया कि तुलनात्मक राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक स्वरूप किसने प्रदान किया है, प्रजातांत्रिक राजनीति ने, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल साइंस के द्वारा आया कि दलगत राजनीति के द्वारा, या आपको आया तुलनात्मक राजनीति के द्वारा। तो आपको क्या लगाना है कि यह बात किया है किसने, तुलनात्मक राजनीति के द्वारा इसको किया गया और तुलनात्मक राजनीति विज्ञान ने इसका अध्ययन किया गया। आप देखिए, आपने इस बात को पढ़ा है कि तुलनात्मक राजनीति विज्ञान के विकास में किस आंदोलन की भूमिका महत्वपूर्ण रही, व्यवहारवादी आंदोलन की। और व्यवहारवादी आंदोलन का विकास कब हुआ है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ है। तुलनात्मक राजनीति विज्ञान के विकास में व्यवहारवादी आंदोलन का विकास आज, जिसमें शिकागो विश्वविद्यालय अमेरिका की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण रही। इसलिए अगर हमको यह सवाल आ गया कि व्यवहारवादी आंदोलन में किस विश्वविद्यालय की भूमिका महत्वपूर्ण रही, तो आपको लगाना है शिकागो विश्वविद्यालय। अब इसमें सवाल आया, तुलनात्मक राजनीति विज्ञान का अध्ययन का मुख्य श्रेय, प्रारंभिक श्रेय किसको जाता है, तुलनात्मक राजनीति विज्ञान का आखिर पिता कौन है, तुलनात्मक राजनीति विज्ञान का जन्मदाता कौन है, तुलनात्मक राजनीति विज्ञान का पिता कौन है। तो आपको लगाना है कि इसके पिता हैं, इसके पिता का नाम है अरस्तु। आपको दिया है डेविड स्टन, आपको दिया है इसमें लुसियन पाई, आपको इसमें दिया गया लुसियन पाई, आपको दिया गया आमंड एवं पावेल, आमंड एवं पावेल। तो आपको क्या लगाना है इसमें, इस बात को आपका जन्मदाता कौन है इसका, अरस्तु, क्योंकि 158 या अधिक राज्यों के संविधानों का इनके द्वारा अध्ययन किया गया। अब इसमें सवाल है कि तुलनात्मक राजनीति विज्ञान के अध्ययन में लुसियन पाई के द्वारा, विनर के द्वारा या कैलोड के द्वारा सब लोगों ने इसमें अपने अध्ययन का केंद्र किसको बनाया था। हमको अगर यह सवाल आता है तो दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्व एशिया को इन्होंने अपने अध्ययन का
इनके द्वारा अपने अध्ययन का केंद्र बनाया गया। इसलिए हमको अगर यह बात आता है तो आपको इस बात को समझना है। राजनीतिक विकास के चैप्टर का जब हम बात करेंगे और रेगुलर क्लास में हमने आपको बतलाया है कि किन चिंतकों ने कहाँ कहाँ किस किस देश को आधार मानकर अपना अध्ययन किया। जिन देशों को आधार मान करके अपना अध्ययन किया है अलग अलग तुलनात्मक राजनीति विज्ञान के चिंतक, वे सवाल आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं और उस पर आधारित सवाल आपको पूछा जाता है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट अप्रोच, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट अप्रोच, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट अप्रोच, यह पुस्तक लिखा है। हमको अगर आता है तो बतलाना है कि आमंद एवं पावेल के द्वारा इस किताब को लिखा गया। तो देखिए ये बात थी हम लोगों के आज के क्लास का, जिसमें हमने आपसे जिक्र किया कि तुलनात्मक राजनीति विज्ञान के प्रश्नों को आप हल कैसे करेंगे। आज का ये पहला क्लास हम लोगों का था। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे इस श्रृंखला के अंतर्गत कुछ अन्य प्रश्नों के साथ, जिससे आपको इस बात का ज्ञान हो कि किस प्रकार से हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के प्रश्नों को हल कर सकते हैं और हमारा कोई भी सवाल गलत ना होने पाए। प्रीवियस ईयर के सवालों को आप देखते रहें, पढ़ते रहें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आज का क्लास केवल यहीं तक था। अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।